दोस्तों, महाराष्ट्र में 4 महीने बाद चुनाव हैं, लेकिन लोग अभी से वहां कह रहे हैं कि बीजेपी का बैंड बज चुका है। अब इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं करारी शिकस्त से बीजेपी की जो पार्टी है, उसका जो काडर है, उसका मनोबल टूटा हुआ है। जो वहां सबसे कद्दावर नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, यानी हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं। उधर कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के भीतर, एनडीए के भीतर, जो सरकार छोड़कर भागना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएं, कुछ कांग्रेस में जाना चाहते हैं, कुछ शरद पवार का दामन पकड़ना चाहते हैं। तो ये हाल है इस वक्त महाराष्ट्र में, जहां सबसे क्रूशल चुनाव विधानसभा का, जी हां, देश के सबसे अमीर राज्य का चुनाव, जहां मोदी और अमित शाह के मुस्तकबिल को भी तय करने जा रहा है। अब एक बात और हो रही है महाराष्ट्र में, और लोग कह रहे हैं कि साहब, फडणवीस को भले ही हार का, बीजेपी की जो ताज़ी हार है, फडणवीस को भले ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है, भले ही कुर्बानी जो है वो फडणवीस की दी जा रही है। बीजेपी की जिस तरह से हार हुई है, बीजेपी की वहां पर आप कह सकते हैं लुटिया डूब गई है, उसके पीछे एक ही शख्स जिम्मेदार है, और वो शख्स है ये साहब अमित शाह। लोगों का कहना है, काडर का कहना है कि इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनके ऑपरेशन लोटस की वजह से, जिस तरह से अमित शाह ने डंके की चोट पर ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया महाराष्ट्र में, तोड़ फोड़ की राजनीति की, और खासकर मराठी मानुस को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई। अमित शाह की जो पॉलिसीज हैं और उनका जो राजनीति करने का तरीका रहा महाराष्ट्र में, वो मराठी वोटर को पसंद नहीं आया। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता महाराष्ट्र वाकई बीजेपी के हाथ से निकल जाता है, तो फिर मुंबई की ये जो हार होगी, इसका असर दिल्ली की राजनीति पर क्या पड़ेगा। और दिल्ली की राजनीति से मेरा मतलब है अमित शाह और मोदी की राजनीति पर इसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि मोदी और शाह वैसे ही दिल्ली में बहुत नाजुक स्थिति में हैं, अल्पमत में हैं। उनके पास 2014 और 19 जैसा प्रचंड बहुमत नहीं है। ऐसे में मुंबई में जो खेला अगर हो गया, तो फिर दिल्ली में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, सत्ता में जो एक पतन है उसकी शुरुआत हो सकती है महाराष्ट्र से। और अगर महाराष्ट्र में आप हरियाणा जोड़ लीजिए, क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी साथ ही साथ होना है, हरियाणा और झारखंड, और ये वो 2 राज्य हैं जहां बीजेपी की हालत महाराष्ट्र जैसी कमोबेश है, बहुत अच्छे हाल नहीं है, ना ही हरियाणा में और ना ही झारखंड में। ऐसी स्थिति में मोदी और शाह का क्या होने वाला है। एक सवाल जो और जहन में आ रहा है वो ये है कि क्या ऐसी स्थिति में बीजेपी के भीतर जो बागी सुर है, क्या वो मुखर प्रखर हो सकते हैं, क्या बगावत खुलकर सामने आ सकती है, और सिर्फ मजबूत विपक्ष ही नहीं, भीतर से मोदी और शाह को एक और किस्म के विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, बार बार मैं क्यों अंडरलाइन कर रहा हूँ, बार बार मैं क्यों ये रेखांकित कर रहा हूँ इस तथ्य को कि बीजेपी की हालत महाराष्ट्र में इस वक्त बहुत ख़राब है। पिछले 15-20 वर्षों में बीजेपी इतने वीक विकेट पर नहीं थी, इतने कमज़ोर ज़मीन पर नहीं थी जो अब है। ये जो लोकसभा का चुनाव है, उसके जो नतीजे हैं, उसके बाद जहाँ बीजेपी खड़ी है, इतनी कमज़ोर बीजेपी वाजपेयी और अडवाणी के टाइम पर नहीं थी। ये मैं बात बार बार क्यों अंडरलाइन कर रहा हूँ, मुझे लगता है एक आंकड़े अगर आप देखेंगे तो तस्वीर और क्रिस्टल क्लियर होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम 2014 का आंकड़ा देखें, 2014 में वैसे तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, तब शिवसेना साथ में थी। बीजेपी 2014 में 24 सीटों पर लड़ी, 48 में से 24 सीटों पर लड़ी, और 24 में से मोदी जी 23 सीटें जीते, 23। यानी जो स्ट्राइक रेट है 96% है, 96% रिकॉर्ड स्ट्राइक रेट 2014 में। आप कह सकते हैं पूरा स्वीप, जहां मोदी ने हाथ रखा वहीं कमल खिल गया। यह है मोदी की स्थिति 2014 में। अगर हम 2019 की बात करें, 5 साल बाद, यानी 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी जहां लगी हो, तब मोदी जी 24 की जगह 25 सीटों पे लड़े, लेकिन हाँ
23 सीटें फिर उन्होंने जीती। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम हुआ है, 96 से 92% आ गया, लेकिन 19 में भी मोदी का डंका वहाँ बचा है महाराष्ट्र में। आप कह सकते हैं 14 में 23 सीट, 19 में 23 सीट। और महाराष्ट्र का जो कंट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं मोदी के सर पे जो सेहरा बंधा 14 में और 19 में प्रचंड बहुमत का, महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस इलेक्शन की बात करते हैं, अभी जो ख़त्म हुआ है, तो स्थितियां एकदम अलग दिखेंगी आपको। जैसे मिसाल के तौर पर बीजेपी इस बार 28 सीटों पर लड़ी, सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ी, 28 सीट्स पर, और सीटें जीती मोदी जी ने 9, सिंगल डिजिट। यानी जो हमारे एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े टाइगर कहते थे, पिछले कई महीनों से कह रहे थे, बल्कि साल भर से कह रहे थे कि बीजेपी सिंगल डिजिट में आएगी, सिंगल डिजिट। मैंने कई बार उनसे बहस भी करी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी शायद सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे, लेकिन टाइगर बार बार कहते रहे। अगर आप टाइमलाइन पे जाएंगे तो उनके वीडियोस देख सकते हैं, सिंगल डिजिट। और दोस्तों, आंकड़े बता रहे हैं कि सिंगल डिजिट पर बीजेपी आ गई, 28 सीटों पर लड़ी, 9 सीटें बीजेपी सिर्फ जीत पाई, डबल डिजिट पे नहीं पहुंच पाई। स्ट्राइक रेट जो 96% मोदी जी का था, घटकर 32% आ गया, 32%। यानी आप कह सकते हैं ऐतिहासिक पतन है। और लोगों का मानना है, जानकारों का मानना है कि 4 महीने में अब आंकड़े बहुत बदलने वाले नहीं हैं। पब्लिक का मूड अब बहुत बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी और शाह बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर पाएंगे अपनी स्थिति का। ये स्थिति यहाँ से और ख़राब ही होनी है। दोस्तों, इधर मोदी और शाह ने भी कमर कस ली है। ऐसा हो सकता है कि फडणवीस का जो इस्तीफ़ा है वो स्वीकार ना किया, जब तक तो स्वीकार नहीं हुआ है। हो सकता है फडणवीस को ही आगे रख के बैटिंग का मौका दिया जाए फिर से। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि बीजेपी जितना भी अपना, आप कह सकते हैं, इलेक्शन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से रिवैम्प करना चाहती। कहाँ कहाँ कमियां रहीं, इसका जो आप कह सकते हैं पूरा आकलन अध्ययन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने वहाँ पर चुनावी प्रभारी भी बना दिए हैं, बीजेपी कुछ और पदाधिकारियों का बदलाव करने जा रही। कुल मिलाकर महाराष्ट्र को लेकर कमर कस ली है, क्योंकि मोदी और शाह को यह अंदेशा है कि मुंबई हारे तो फिर दिल्ली डगमगाई। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई महाराष्ट्र मोदी और शाह के मुस्तकबिल पर फैसला देने जा रहा है? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो नतीजे आने वाले हैं महाराष्ट्र के, वो मोदी और शाह की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। अगर महाराष्ट्र जीतते हैं मोदी, उनकी स्थिति मजबूत होगी। महाराष्ट्र हारते हैं मोदी, तो क्या मोदी दिल्ली में कमजोर होंगे और फिर एक मजबूत विपक्ष को मौका मिल जाएगा सरकार को घेरने का। घेरना छोड़िए, सरकार को किनारे करने का। बड़ा सवाल है, इट्स अ बिग क्वेश्चन, सबकी निगाह भी इसी पर है। हरियाणा, झारखंड पे दोस्तों फिर कभी बात करेंगे, आज महाराष्ट्र पर फोकस करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ सीट्स ऑल्सो। महाराष्ट्र की आज बात करेंगे, और महाराष्ट्र के 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं जिन्होंने आपको हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ दी, और उनकी न्यूज़ 100% सही गई है। मैंने टाइगर का जिक्र किया कि टाइगर बार बार कहते थे सिंगल डिजिट पे आने वाले हैं मोदी और शाह, सिंगल डिजिट पर आए वो। तो हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी साहब मुंबई से जुड़ रहे हैं, और उन्होंने भी कई ब्रेकिंग न्यूज़ हमको दी। तो सीधे चलेंगे सुधीर सूर्यवंशी और अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। मेरा सिंपल सवाल टाइगर, मेरा सिंपल सवाल ये है कि अमित शाह ने मुंबई में कहा कि हम इतिहास रचने जा रहे हैं इस बार वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। मैं कह रहा हूं कि अगर इतिहास की हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू सिंगल डिजिट। एंटायर मुंबई दे गॉट ओनली 1 सीट, और दूसरी जो सीट मिली है एकनाथ शिंदे को, वो 48 का अभी लफड़ा पड़ा है, उसका एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है 48 वोटों से। आप इसको विक्ट्री कहते हैं। मुंबई से बड़ा साफ हो गया है। मुंबई हो कैसे गया? हो इसलिए गया कि ये दिख रहा था साहब, जो संघ ने भी कहा कि बाहर के इतने लोग आ गए। महाराष्ट्र में कितनी बीजेपी, ओरिजिनल बीजेपी, उसमें 2 फाड़ है, एक मोदी निष्ठ बीजेपी, संघ निष्ठ बीजेपी, एक एनसीपी बीजेपी, एक कांग्रेस बीजेपी, एक शिवसेना बीजेपी,
एक एमएनएस बीजेपी, इतनी सारी बीजेपी का कुनबा लेके कैसे चलोगे? एक छोटा सा सवाल और बड़ा क्रिस्प आंसर, क्योंकि आप तो क्रिस्प आंसर खैर देते ही हैं। अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की ये जो ऐतिहासिक पराजय अब आप कह रहे हैं हुई है, अगर इसमें हम कहें कि देवेंद्र फडणवीस खलनायक रहे, नरेंद्र मोदी खलनायक रहे या अमित शाह खलनायक रहे, तो सबसे बड़ा खलनायक आप किसको मानते हैं? भैया देखो, इसमें थोड़ी हिंदी फिल्म जैसी स्टोरी है। एंड में जो गैंग का बॉस होता है वो आके गोली मारता है, लेकिन पहले जितने भी वो डिम्बो होते, पंटर्स होते हैं, वो लोगों को घेर के आते हैं। तो महाराष्ट्र के बीजेपी संगठन को बर्बाद करने का जो काम है वो देवेंद्र फडणवीस ने किया। और उस बर्बादी पे चेरी ऑन द आइसक्रीम जिसको कहते हैं, या चेरी ऑन द केक जिसको कहते हैं, वो काम उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली से आई, उन्होंने किया। नवनीत राणा के लिए पूरा अमरावती का यूनिट उठ के आया नागपुर कि साहब किसी को भी दे दीजिए, कोई भी लाइए, लेकिन नवनीत राणा नहीं चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने उनको बोल दिया मैं क्या करूं, ऊपर से नाम आया है। जब नाम ही ऊपर से आए हैं तो उसमें क्या किया जाएगा? नासिक का सीट एक नाथ शिंदे ले कि एनसीपी ले, ये दोनों आपस में जाने ना। क्या उसमें अमित शाह तय कर रहे थे कि नासिक एनसीपी तभी लेगा जब छगन भुजबल लड़ेगा। छगन भुजबल लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक नाथ शिंदे सीट नहीं छोड़ रहे। अल्टीमेटली छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलेगा मैं तो नहीं भाई लड़ रहा हूं, मैं डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। उनने चुनाव लड़ने से मना किया और सीट पूर्ण तरह से चली गई इंडिया गठबंधन जी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो ये अमित शाह और पहले पूरा बर्बादी का बैकग्राउंड जो है, कैनवास, वो पूरा पेंटिंग जो है बर्बादी का बीजेपी के, वो देवेंद्र फडणवीस ने बनाया। और आखिर में सिग्नेचर बाय पेंटर वो अमित शाह ने, पेंटिंग बाय अमित शाह। मोदी जी की गलती नहीं थी, मोदी जी निर्दोष हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी निर्दोष, मोदी जी को निर्दोष नहीं कह सकते, क्योंकि अमित शाह मोदी जी की ही प्रोडक्ट है। जो अमित शाह अब मोदी जी के ऊपर भी भारी हो गए, वो टेक ओवर कर गए। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, एक मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ, चलिए, कि नरेंद्र मोदी देना चाहते थे, आज वो प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को टिकट देना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने मना कर दिया और वो टिकट कट गया। ऐसे कई एक टिकट का इतिहास है, 48 सीटों का इतिहास है। बाकी सुधीर भाई बैठे हैं। मैं समझ गया। आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा नंबर 1 पे देवेंद्र फडणवीस, नंबर 2 पे अमित शाह, और ऑब्वियसली नंबर 3 पर नरेंद्र मोदी। ये 3 आपने बताया कि पराजय का जो कारण था वो ये तीन मूर्ति थी। एक नाम आपने लिया, टाइगर, छगन भुजबल का नाम लिया, बड़े कद्दावर नेता महाराष्ट्र के, और सुन रहे हैं आजकल कि वो उद्धव ठाकरे की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे अच्छे हैं, उद्धव ठाकरे को सहानुभूति ले। तो मैं जरा दीपक भाई, मुंबई से, दीपक भाई, छगन भुजबल की इंफॉर्मेशन सुधीर भाई से ज्यादा किसी के पास नहीं है, गारंटी। मैं उन्हीं के पास आ रहा हूं। इस बात की भी गारंटी देता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने जिक्र किया, तो जब सुधीर भाई बैठे हैं तो मुझे लगता है कि उनसे ही सवाल पूछूं कि सुधीर भाई, अगर छगन भुजबल जैसा बड़ा विकेट अगर ये गिरता है, ये बीजेपी की सरकार को छोड़ता है, क्या ये उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं? और क्या अगर छगन भुजबल उद्धव ठाकरे के पास आ रहे हैं तो ये संकेत क्या है, संकेत क्या मिल रहे हैं? मैं मुंबई से। छगन भुजबल और उद्धव ठाकरे की मेरे जो जानकारी है उसके हिसाब से बातचीत भी हो चुकी है। अब छगन भुजबल कुछ आने वाले दिन में अपना जो इस्तीफा है, जो महायुति की जो सरकार है, वो सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं और उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। उसके नहीं, आपने बड़ी बात कही सुधीर भाई, अगर आप कह रहे हैं छगन भुजबल की बातचीत हो रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार को छोड़ना चाहते हैं, सरकार से दामन छुड़ाना चाहते हैं। अगर छगन भुजबल जैसा बड़ा नेता अगर वो छोड़ सकता है मोदी अमित शाह को, तो क्या और भी कई ऐसे नेता हैं जो अब इस चलती हुई ट्रेन से कूदना चाहते, इस बर्निंग ट्रेन से कूदना चाहते? कुछ और भी लोग हैं? बहुत सारे नेम है। छगन भुजबल जब छोड़ेंगे, मेरे ख्याल से उनके छोड़ने के बाद में जैसे एक फ्लड गेट रहता है, वो फ्लड गेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में बाकी जो लोग राह देख रहे उनके लिए बाहर निकलने के एक आसान राह हो जाएगी। छगन भुजबल की बात में एक बहुत लोग ऐसे है कि वो वेटिंग में है, कोई तो भी बड़ा डिसीजन ले और हम निकले। तो अजित पवार मेरे ख्याल से ये भी बहुत
बड़े पैमाने पे बात चल रही कि अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती है, और ये भी बात आरएसएस ने भी उनके ऑर्गेनाइजर में लिखी है। तो अजीत पवार के साथ रहना क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल जो 40 जो विधायक है उनमें मन में चल रहा है। और वही जो बात है वो छगन भुजबल जी के मन में चल रही थी, उसके वजह से ये सब पॉलिटिकल जो हलचल है, जो हड़कंप है, महाराष्ट्र में दिन पे दिन आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, आपको जो आने वाले दिन में एक से बड़े कद्दावर नेता महायुति का दामन छोड़ेंगे, और एक तो कांग्रेस में जाएंगे, उद्धव ठाकरे के शिवसेना में जाएंगे, और शरद पवार के पास जाएंगे। क्या अजीत पवार, सुधीर भाई, क्या अजीत पवार और उनका जो कुनबा है, क्योंकि अजीत पवार का इस बार का फ्लॉप शो रहा है, सबसे खराब परफॉर्मेंस रही उनकी, क्या अजीत पवार जो है वो जा सकते हैं सुधीर भाई चाचा के पास? देखो, वो कितना भी कहे चाचा के पास जाने के लिए, और जैसे आपने उनका खराब प्रदर्शन का जिक्र किया, देखो अजीत पवार की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे जो उनकी बीबी खड़ी थी वो कम से कम 1.5 लाख वोटों से हारी है। सबसे सरप्राइज बात इस लोग बारामती की दीपक भाई ये है कि अजीत पवार के जो स्टेट असेंबली सेगमेंट है वहां पे सुप्रिया सुले को, विधानसभा की स्टेट असेंबली की, वहां पे 48,000 का लीड है सुप्रिया सुले को, और अजीत पवार जो बीबी है उसको 48,000 का ट्रेलिंग है। जहां पे अजीत पवार 7 बार सांसद अपना विधायक रह चुके हैं बारामती में, जो आदमी 7 बार विधायक है वो बारामती के, वहां पे उसकी बीबी 48,000 से पीछे है। इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है, वहां पे ऑलरेडी योगेंद्र पवार जो अजीत पवार के जो भाई है श्रीनिवास पवार, उसका नाम चल रहा है। बहुत यंग तर्रार बच्चा है, वो घूम रहा है अपने, मेरे ख्याल से अपने ग्रैंडपा के साथ, शरद पवार के साथ हर तरफ घूम रहा है। तो जैसे चाचा को भतीजे ने धोखा दिया, वैसा दूसरा भतीजा भी ऑलरेडी पवार फैमिली में चल रहा है। दूसरा भतीजा भी चाचा के लिए एक बड़ी मुहिम तैयार कर रहा है। तो इसके दादा बदलो, दादा बदलो, ये अभियान चल रहा है बारामती में। और दूसरी आम बात मैं कहना चाहता हूं कि अजीत पवार मेरे ख्याल से बहुत ही बुरी तरह फंस गए इस सब खेल में। और दूसरी, छगन भुजबल वही शख्स थे, उन्होंने अजीत पवार को कन्विंस किया था कि हम बीजेपी के साथ में जाना चाहिए, बीजेपी के साथ में अच्छा रहेगा, और वही शख्स अभी अजीत पवार का साथ छोड़ रहे। अभी जो शख्स जो छोड़ रहा है, जो ओबीसी के बड़े कद्दार लीडर माने जाते हैं महाराष्ट्र में, जिन्होंने बहुत पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में देखी है, वो तो अपने शो भी किया था। सबसे पहले हवा का जो भाप लिया था, उन्होंने भाप लिया था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी शो भी किया था उसके ऊपर। तो वो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति अच्छी तरह समझते हैं। मैं आ रहा हूं। एक बड़ी बात आपने कही कि ना सिर्फ छगन भुजबल, बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो वापस जाना चाहते हैं, यानी कुछ एकनाथ शिंदे की पार्टी से वापस उद्धव ठाकरे की पार्टी में जाना चाहते हैं, कुछ अजीत पवार की पार्टी से जो है वापस जाना चाहते हैं शरद पवार की पार्टी में। एक बहुत बड़े लेवल पे दरारें दिख रही हैं, स्प्लिट्स दिख रहे हैं, और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके साथियों की, यानी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसकी मट्टी पलीत हो रही हो। और 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव है, चंद महीनों बाद चुनाव है। टाइगर, क्या आपको लगता है कि लोकसभा में जो हमने ट्रेंड देखा, जो हमने आंखों के सामने से एक्सरे देखा कि बीजेपी ने अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस किया, बीजेपी का वो हाल रहा, मैं कहूंगा कि जो कभी मायावती का हाल हुआ था 2022 में उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि ये जो 4-5 महीने बाद अक्टूबर में, नवंबर में जो चुनाव है महाराष्ट्र का, क्या बीजेपी के हाथ से चुनाव आपको निकलता हुआ दिख रहा है? जो हमको तस्वीर लोकसभा में दिखी थी, वही तस्वीर हमको विधानसभा में दिखेगी? निकल गया है, और इससे भी बुरा हालत हो जाएगी, इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। निकल गया है, चुनावी क्या गया है साहब, अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ। अरे मैंने बोला निकल गए। अरे आप फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं, और ये भविष्यवाणी कोई कुंडली देख के नहीं, महा विकास आघाड़ी सरकार बना रही है। और ये जो आज देखिए टाइगर, ऐसा आज आप जितना बोल लीजिए, आपके आगे तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आपने कहा था सिंगल डिजिट बीजेपी 10 से कम, तो बीजेपी 10 से कम आ गई। फिर बता रहा हूं, ये 9 सीटें, मैं आपको बता दूं, 9 सीटें। मैं कह रहा हूं, मैं आज की स्थिति में आपकी पुरानी परफॉर्मेंस देखते हुए आपसे बहस करने की मैं हैसियत नहीं रख रहा हूं। इस वक्त मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा कर रहा हूं कि क्या वाकई विधानसभा में भी दाल पतली है? बहुत ज्यादा पतली होगी। अब उसका मैं कारण बताता हूं आपको। उसका कारण यह है कि इनको भले ही लगता होगा कि हम 130 सेगमेंट में आगे हैं और हम ये कर लेंगे, विधानसभा और लोकसभा का हिसाब अलग अलग होता है। अब क्या होगा, जो सुधीर भाई बोलते हैं, जो उन्होंने कहा, अभी यदि अब इसमें बड़ा टेक्निकल होगा, टेक्निकल खेल होंगे। जो शिवसेना से अभी निकल के गए एकनाथ शिंदे के साथ, उनको शिवसेना में वापसी नहीं है। वो कांग्रेस या राष्ट्रवादी में जाने का प्रयास करेंगे। जो राष्ट्रवादी से निकले हैं अजित पवार के साथ, वो राष्ट्रवादी में वापस नहीं जा पाएंगे। वो अपनी जगह शिवसेना या कांग्रेस में ढूंढेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राजकीय संन्यास लेना पड़ेगा दादा को, अजीत पवार। अजित पवार को। सुनील तटकरे भी कुछ दिन रुकेगा और बोलेगा मैं अकेला क्या करूं, क्योंकि एक बड़ा नाम है छगन भुजबल। और छगन भुजबल इसलिए जा रहे हैं कि छगन भुजबल ने जब शिवसेना छोड़ी तब से आज तक उन्होंने कभी ऐसे हमले नहीं किए जितने गंदे हमले एकनाथ शिंदे ने किए। उन्होंने एक एक लाइन हमेशा पैरेलल खोल के रखी। हालांकि बाला साहब जब थे तो छगन भुजबल को क्या क्या नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने एक आदर रखा, हमेशा एक डिस्टेंस रखा। तो छगन भुजबल फर्स्ट आउट फर्स्ट इन, वो फार्मूला है जो वेयर हाउसिंग का फार्मूला होता है। फर्स्ट आउट फर्स्ट इन, जो पहले बाहर गया वो पहले अंदर आएगा। टोटल तस्वीर क्या लग रही है आपको महाराष्ट्र में? व्हाट राइटिंग ऑन वॉल क्या है, इबारत क्या दिख रही है आपको? राइटिंग ऑन वॉल में तब बता पाऊंगा जब वर्तमान में बावनकुळे, चंद्रशेखर बावनकुळे, देवेंद्र फडणवीस, इस तमाम कुनबे को श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। इनको विसर्जन करना पड़ेगा बीजेपी को। इनको मार्गदर्शन मंडल में बिठाना पड़ेगा। जो लोग अपने वजूद के हैं उनको सामने लाना पड़ेगा। गडकरी को घुमाना पड़ेगा विदर्भ में। आपने गडकरी को पूरे एक खुद के सीट पे इतना कन्फाइंड कर दिया, क्या लोग समझते नहीं है? गडकरी के खिलाफ इतना पैसा कहां से आ रहा था? क्या लोग समझ में नहीं आता था? गडकरी को टाइट पोजीशन किसने कर दी थी? आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। आप मुनगट्टीवार बहुत बड़ा नाम है, प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। क्या हुआ उनका? वो अपनी सीट हार गए। वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्यों उतारा उनका जबरदस्ती? क्योंकि आपको राज्य से उनको निपटारा करना था। आप खुद ही निपट गए दूसरे का निपटारा करते हुए। तो सबसे पहले मंथन जो कर रहे हैं बार बार, इनको उनके हाथ में, यदि वापस वही चंद्रशेखर बावनकुळे, वो कुनबी के नेता थे भाई, ओबीसी नेता है, ओबीसी। मतलब आप कह रहे हैं अगर वही पुरानी टीम रहती है, आप ये कह रहे हैं वही पुरानी टीम रहती बीजेपी पुरानी टीम तो होती है तो अरे 2/3 मेजोरिटी से आ जाएगी महाविकास आघाड़ी, यदि यही लोग रहे तो। और ये लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आ जाइए। जैसे उस दिन शरद पवार जी ने कहा कि मैं मोदी जी को प्रार्थना करता हूं कि विधानसभा में भारी तादाद में रैली करें ताकि भला हो जाए हम लोगों का। क्योंकि इस बार जहां इस मोदी जी, देखिए, मतदाता दीपक भाई इमोशनल होता है। आप हार गए, बुरी तरह हार गए। कई बीजेपी वालों को भी लग रहा होगा कि हार गए। आप कहिए मेरे से गलती हो गई, आप कहिए संगठन में कुछ लोगों के साथ नाराजगी हुई, आप कहिए मेरे गलतियों के कारण ये सब हुआ। आप अभी भी कह रहे हो कि संविधान का आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया वगैरह वगैरह वगैरह। लोग सोच रहे कि तुम चुनाव हारने के बाद भी अकल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी। चुनाव हारने के बाद कम से कम ये तो पता पड़े कि आप हारे क्यों हो, तभी रेक्टिफाई हो सकते हो। यदि आपको लगता है कि गलत नरेशन बना दिया, अरे नरेशन तो फिर नरेंद्र मोदी ने बनाया था कि मंगलसूत्र खींच के इधर से उधर लेके जाएंगे। आपने मुंबई के सारे मराठी लोगों का अपमान किया। क्यों मराठी मतदान आपको करेगा, मुझे बताओ। आपने कहा शिवसेना क्यों जीती? सिर्फ 2 सीटें आई है मुंबई में। एक एकनाथ शिंदे की जो 48 सीटों पे मैंने बताया 48 वोटों से आई है, वो भी अभी झगड़े में पड़ रहा है मामला, और एक पीयूष गोयल की मिली है। बाकी सभी जगह पे आपने कहा कि सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया इसलिए जीते हैं ये लोग, हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। क्या इतना फिर मुसलमानों के वोट के भरोसे यदि 6 सीटें आती है तो बीजेपी को तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए मुंबई में। फिर मुंबई में मुसलमान क्यों बीजेपी को वोट देगा? विधानसभा में भी ऐसे ही करेगा। तो किस बलबूते पे जीतने की बात करते हो? मूर्खतापूर्ण बात करते हो। औकात चाहिए। देखिए दीपक भाई, सबसे बड़ा इंसान उसको माना जाता है जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। गलती एक्सेप्ट करने से बड़ा इंसान होता नहीं।
जी ताकत चाहिए, मैं- औकात चाहिए। ये जो पिगमीज है ना, ये जो रबर वो ऊपर से डाले हुए पैराट्रूपर से नेता, इनकी औकात नहीं अपराध झेल मतलब पराजय झेलने की। आप कहिए कि जी हाँ हम जी हार गए, हम हारे। हमने कई चुनाव देखे हैं, अटल जी और अडवाणी जी चुनाव हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते नहीं थे और आके कहते थे कि हाँ जनता ने हमको नकारा है, हम जी जनता के वर्डिक्ट का वेलकम करते हैं, हम अपने जी आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये शब्द हुआ करते थे गोविंदाचार्य से लेकर हमने तमाम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी 30 साल में। लेकिन ये इंसान चुनाव हारने के बाद भी कहता है कि वो विपक्ष के कारण हारे। इधर मुसलमानों ने वोट दिए, हिंदुओं ने वोट नहीं दिए, सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुंबई में वोट दे के 4 सीटें लाया बीजेपी शिवसेना को। अरे क्या बात कर जी रहे हो आप? जी सुधीर जी, आ रहा हूं टाइगर, आपके पास आ रहा हूं। सुधीर जी, एक सवाल और छोटा सा जवाब, समय भी हो रहा है। आपको लगता है कि जो पैटर्न हमें देखने को मिला है लोकसभा में, महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति, क्या आपको यही पैटर्न, यही तस्वीर कमोबेश आपको 4 महीने बाद भी दिखेगी? क्या इसी तरह का चुनाव होगा जहां पर महाविकास अघाड़ी फिर से भारी पड़ सकती है? देखो दीपक जी, जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव थे, देश में भी थे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ महाराष्ट्र में, तो उसके कई रीजन से, जैसे पार्टियां तोड़ी गई, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, किसानों का अनरेस्ट है, मराठा रिजर्वेशन है, संविधान है, बहुत चीजें थी। मुझे लगता है जो एंगर है अभी कम नहीं हो, एंगर बढ़ने वाला एंगर है। ये तो ओह, फिर गुस्सा ये बढ़ेगा भी? बढ़ेगा। ये लोकसभा का इलेक्शन था, इसलिए लोगों ने कुछ अलग जगह पे अलग डिसीजन लिया होगा। लेकिन जब महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो लोग सामने देखेंगे कि भाई अपना जो सीएम है कौन चाहिए, एकनाथ शिंदे चाहिए कि उद्धव ठाकरे चाहिए, अपने को देवेंद्र फडणवीस चाहिए कि शरद पवार चाहिए, वो कंपैरिजन होगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पैंडेमिक में उद्धव ठाकरे ने काम किया है, उसकी वजह से उनकी छवि, ना बल्कि माइनॉरिटी बट महिला जो वोटर्स है उनमें भी काफी अच्छी तरह से उनकी छवि है। दूसरी अहम बात, जिस तरीके से शरद पवार का जो स्ट्राइक रेट है 80% का स्ट्राइक रेट, वो देखते हुए, और कांग्रेस का जिस तरीके से कांग्रेस ने बाउंस बैक किया विदर्भ में, खासतौर विदर्भ में, मुझे लगता है कि उनका जो पुराना जनाधार था, मुस्लिम, दलित और आदिवासी, और उसके साथ में कुनबी विदर्भ में पर्टिकुलरली, वो साथ में आ चुका है। तो उसकी वजह से कांग्रेस का गेन, यानी कि डायरेक्टली बीजेपी का लॉस है। कांग्रेस जो 2019 में एक ही उनके सांसद थे, आज उनके 13 सांसद और इंडिपेंडेंट 14 सांसद, सबसे बड़ी पार्टी। मुझे लगता है कि कांग्रेस से वही ट्रेंड चालू रहेगा, वही ट्रेंड दिखेगा। तो आने वाले समय में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी पे तौर पे उभर सकती है, उद्धव जी ठाकरे शरद पवार की पार्टी भी आ सकती है, और बीजेपी दूसरी तरफ देखा जाए तो उनमें काफी हलचल मची हुई। लीडरशिप कौन करेगा? देवेंद्र फडणवीस ने रिजाइन दे दिया है, रिजाइन एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ वो भी बात क्लियर नहीं है। दूसरा, इस पैन महाराष्ट्र के लिए उनके पास लीडर ही नहीं है। मुझे लगता है जी भारतीय जी जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंसी है लीडरशिप के मामले में भी, और नैरेटिव, जैसे आसिफ जी ने कहा कि दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने से आपका जी समाधान नहीं होगा। जैसे नहीं हो बिजनेस में स्वॉट एनालिसिस रहता है, स्वॉट एनालिसिस, यानी कि जो मूड प्रॉब्लम में जो मेन प्रॉब्लम, वहां तक जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आपका समाधान नहीं होगा, जब तक आपका समस्या का हल नहीं होगा। और भारतीय नहीं जनता पार्टी सुपरफिशियल लेवल पे सब चीजें करनी चाहती है। मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छे तरह से इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे उनका पहले हारने के बाद में शिविर होता था, मीटिंग होती थी, जी लेकिन इस बार ब्लेम गेम में ज्यादा वो भरोसा कर रहे हैं। जी कुल मिलाकर बीजेपी की हालत, आप बता रहे हैं कि सबसे खराब हालत इस वक्त बीजेपी, सबसे कमजोर विकेट पर महाराष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी जो हाल फिलहाल के बरसों में रही बीजेपी, वो है। टाइगर, अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें अमित शाह का, चाणक्य का, तो बीजेपी ने 28 सीट लड़ी, 9 जीती, शिंदे ने 15 सीट लड़ी, 7 जीती, अजीत पवार ने 4 लड़ी, 1 जीती। सबका स्ट्राइक रेट बिगड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे रिपोर्ट कार्ड में पूरी की पूरी क्लास फेल कर गई है। रेड मार्क, रेड मार्क, रेड मार्क, रेड मार्क। तो मैं क्या कहूं कि अमित शाह ने अपना भी, खुद भी डूब गए अमित शाह, और जिनको साथ लाए थे उनको भी डुबो दिया। हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा का सबसे बड़ा इशू ओवर कॉन्फिडेंस था। मोदी जी को इतना बड़ा आका था इन्होंने कि मोदी जी को इन्होंने भगवान बना दिया, मोदी जी भी स्वयं को भगवान मानने लगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार जिस दिन सामने आई उस दिन भाजपा समाप्त हो गई। इसीलिए ये जो नतीजे है ये मोदी जी के नतीजे, भाजपा के नहीं। मोदी जी
मोदी जी। एक चीज और बता दीजिए टाइगर, जिस भाजपा ने वहां पे 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दी, महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा विधानसभा में सीटें दी, 40 जी के आसपास सीटें दी है लोकसभा में पिछले, वो यदि आज 9 पे लाते हैं और यदि विधानसभा में 60 पे सिमट जाएंगे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मोदी निपट जाएंगे। ये मोदी की गारंटी मोदी निपट गई है, भाजपा नहीं। मोदी भाजपा को जीवित होने के लिए ये गारंटर जो है मोदी जी के, तथा कथित मोदी जी की गारंटी लेने वाले जो वारंटर है, ये जो वारंटी वाले हैं, इनको घर भेजना होगा। भाजपा में बहुत लोग हैं, बदलना। हाँ बहुत लोग हैं एक भाजपा सवाल, में, महाराष्ट्र में। एक सवाल चलते चलते टाइगर, उसके बाद मैं लास्ट कमेंट सुधीर भाई से लूंगा। मान लीजिए खुदा न खास्ता महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र हार गए, सेकंड बिगेस्ट स्टेट, हाईएस्ट जीडीपी स्टेट, तो फिर मोदी का दिल्ली में क्या होगा तो बता दीजिए टाइगर, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए 6 महीने तो सभी दे रहे हैं, 6 महीने में चंद्रबाबू नायडू भी दे रहे हैं, ये आपको नहीं, मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र हारे तो फिर दिल्ली में क्या है? भैया देखिए 6 महीने बाद कोई कारण तो चाहिए। महाराष्ट्र हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, झारखंड में पूरा परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद एक आध राज्य आएगा, फिर इसी से निकलना होता है कि भैया ये तुम्हारा कुछ नहीं। फिर उधर संघ क्या बोलेगा ये भी देखना है कि आप अभी तक कितने रेक्टिफाई करते हो। संघ ने इतना हुंकार करने के बाद भी आप अभी भी यदि आप उसी तर्ज में हो कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी, तो फिर गया काम, वो तो फिर चाइनीज माल जैसा मामला हो जाएगा। एक बार लोगों ने खरीदा, अब वो दूसरी बार बड़े मुश्किल से आपने उनको माल दे दिया, तीसरी बार लोग भाग गए चाइना का नाम लेके। क्या बगावत हो सकती है बीजेपी में? क्या बगावत हो सकती है ऐसी स्थिति? बीजेपी में तो बगावत अभी भी होती, संसदीय बोर्ड की मीटिंग तो लेते। संसदीय बोर्ड मीटिंग से भागे क्यों? विश्व गुरु संसदीय बोर्ड के मीटिंग से भागे क्यों? अपनी पार्टी से ज्यादा एनडीए के संसदीय इस पे बोर्ड पे क्यों विश्वास? जी, टांगे कमजोर हो गई तो बैसाखी महत्वपूर्ण हो गई। टांगे टांगे होती है, बैसाखियां होती है, फिर भी आदमी टांगों पे चलता है। जी जी, सही कह रहे हैं आप। सुधीर भाई लास्ट कमेंट, अगर महाराष्ट्र हाथ से निकलता है, जिस तरह का आप लोगों से बातचीत करके एक मुझे एक फ्लेवर मिल रहा है, एक मुझे जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि आपने दोनों का ये मानना है कि बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं होगा, जो हम लोकसभा में देख रहे हैं वही विधानसभा में देखने को मिलेगा। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की नाव डूबती है विधानसभा में, आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस महाराष्ट्र में खड़ा हो सकता है अगेंस्ट मोदी एंड अमित शाह? बिल्कुल दीपक भाई, जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी थी वो अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी 2004 और 2009 में रहा करती थी, सेकंड फिडल रोल प्ले करने वाली, वो भारतीय जनता पार्टी हो गई है और महाराष्ट्र में हारती है। तो मुझे लगता है कि उनका परफॉर्मेंस विधानसभा में जैसे 2004 2014 के पहले जैसे परफॉर्मेंस रहता था, 40 और 60 के इन बिटवीन जो सीट रहती थी, इनके विधायक रहते थे, उसके बीच में मुझे लगता है उनका परफॉर्मेंस रहेगा। तो उसके बाद में जैसे बीजेपी का नंबर 303 से 240 आने के बाद में जिस तरह से आरएसएस के सुर बदल गए, जिस तरह के अपोजिशन के सुर बदल गए, जिस तरह से मीडिया के सुर बदल गए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र हारने के बाद में ये सुर और ताकतवर होगा। इन लोगों को पता चलेगा कि मोदी के अंडर में कोई राज्य जीता नहीं जाता, मोदी के अंडर में हम सिंगल हैंडली पावर में नहीं आ सकते। तो जैसे आसिफ जी ने कहा कि बगावत नहीं, मुझे लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा क्रैक डेवलप होगा। टाइगर ने भी एक बात कही और उसी बात को कमोबेश सुधीर सूर्यवंशी ने दोहराया है कि अगर मुंबई में नतीजे फिर विधानसभा में वैसे ही आते हैं जो लोकसभा में मिले, तो फिर मोदी और शाह के लिए जो आगे का जो सफर है वो बहुत कांटों भरा है, कुछ भी हो सकता है और बगावत हो सकती है पार्टी के अंदर, खासकर एक ऐसे वक्त पे जहां महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा नेता है नितिन गडकरी, उसको बार बार दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बगावत की शुरुआत हो सकती है, एक नई मुसीबत पार्टी के भीतर से एक चैलेंज मिल सकता है मोदी को और अमित शाह को। टाइगर आप आए और सुधीर भाई आप आए, बहुत बेबाकी से बातचीत हुई और जब भी महाराष्ट्र पर बात होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और दोस्तों को भी अच्छा लगता है कि उनको फर्स्ट हैंड जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज बन रही, क्योंकि आपकी हर सेंटेंस ब्रेकिंग न्यूज है। टाइगर आपका और सुधीर भाई आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय फ्रेंड साइड आल्सो फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।